बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है जो फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन उसको देख रहे हैं। हमने इसके एमसीक्यूज देख लिए हैं 10 सालों के उस सारे बोर्ड्स के, भावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, मतलब सारे बोर्ड्स के हैं उसमें। तो अब हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस देख रहे थे, हमने 11 शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लिया था। ये देखिए, ये हमारे पास सम है, मिशन को मतलब का मतलब होता है हमने सम को ओपन करना है, और ये भी मिशन का है, डेविएशन को ओपन करना था। नेक्स्ट वाला भी यहाँ पे मिशन भी है और साथ दोनों का प्रोडक्ट भी हो रहा है। यानी कि हमने पहले जो है एक्स आई की वैल्यूज को पुट किया 1 से लेकर 3 तक जो भी थी, ये 1 2 3 इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया, और फिर मल्टीप्लाई के लिए फिर 4 5 और 6 को इस तरह से, और बाद में इन दोनों को हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने कल देखा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, दोनों की सेपरेट सेपरेट। अब यहाँ इन्होंने एक ही लाइन में कंबाइन करके लिख दिया, लेकिन हमने जो आपने बुक में मैंने आपको मार्क करवाई है, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज सैंपल, तो उन दोनों की डेफिनेशन को लिखना होगा। ठीक है, तो सैंपल तो आपको पता है, सैंपल इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या होता है, जिसमें आपके पास सारी वैल्यूज आती है, मतलब वो आपने अभी पीछे पढ़ा भी था इसको। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो देखिए रिपीट हो रहा है बार बार। ये लाहौर बोर्ड में 2022 में भी आया, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन सैंपल तो आप समझते हैं हर साल ही आया होता है। अच्छा जी, इसके बाद आता है एक्सपेंड द समीशन साइन। अब ये समीशन है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, और ये समीशन, ये देखो वही चीज है जो हमने भी पीछे की है, चीजें जो आप देखोगे बार बार रिपीट होंगी यहाँ पे। अब ये इसकी वेरिएशन 1 से लेकर 5 तक है, इसकी 5 से लेकर 8 तक, और ये डेविएशन के फॉर्म में है। जहां पे आई आ रहा है ना गर्ल्स, हमने जो है ना सिर्फ उसको ही वो कराना है, वेरी कराना है। आई यहाँ पे आ रहा है, और इसमें आई यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा y1 y2 सोन, और सम की फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना था, होना ऐसे था y1 into y2 y3 y5। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिशन है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। अगले वाले में भी हमारे पास डेविएशन है, लेकिन हमने डेविएशन को क्या किया है, 5 से 8 तक। यहाँ पे पहले में आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8। इस तरह से हमने जो है डेविएशन को ओपन कर लिया। जो आई की वेरिएशन थी वो वहां पे वो लिखती। ठीक है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो कि बार बार रिपीट हो के आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स हो जाएंगे। बार बार वीडियो को भी आप देख लें, अगर आप लेट्स सपोज कोई बच्चे का स्किप हो जाता है या उसको समझ नहीं आती, तो दोबारा दोबारा से आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे आता है फाइंड द मीन एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। हमने जो है सम ऑफ नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस वन ओवर टू, हमारे पास ये सम होता है, और इसका हमने मीन फाइंड करना है। इसका मीन हमने क्या करेंगे, सिंपल जस्ट n से डिवाइड कर देंगे, तो n से कैंसिल आउट होके n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर हमें पता है, ये आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है, सम ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है n इंटू n+1/2, और उसको n से सिंपल डिवाइड कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इफ x बार 20 एंड y 5x+10, देन फाइंड y बार। अब हमने इनको y बार बताना है। हमारे पास जो y है वेरिएबल, इसको क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम, बोथ साइड्स पे हम जो है मीन अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास y बार। हमने प्रैक्टिकल्स भी काफी कर लिया, अब तो आपको इसकी प्रैक्टिस होगी, और यहाँ पे हो जाएगा 5x बार+10। अब हमने y बार कैलकुलेट करना है ना, y वेरिएबल हमें पता है, x बार हमें गिवन है, x बार को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। एक्स बार को इस जगह पे पुट कर दिया, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये देखिए बन जाएगा y बार इक्वल टू 5x बार+10, और ये हमारे पास बन जाएगा 110। ठीक है, हमने y बार फाइंड करना था। अच्छा जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आप अपनी बुक में आपने जो याद की हुई है, आप उसको लिखने के बजाय इसके कि यहाँ से लिखें, आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ से आपने याद की हुई अच्छे तरीके से। देखो लाहौर बोर्ड में ही आया हुआ है, यहाँ पे भी लाहौर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, आपने यूज ऑफ स्टैटिस्टिक में क्या आता है, स्टैटिस्टिक हेल्प इन द प्रॉपर एंड एफिशिएंट प्लानिंग द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इन द फील्ड ऑफ एनी फील्ड ऑफ स्टडी। स्टैटिस्टिक हेल्प इन कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, इसमें उन्होंने बता दिया कि आप क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करते हो, और ये एफिशिएंट प्लानिंग के लिए हेल्प करता है, तो ये इससे यूज हो जाएंगे। अगला आता है डिस्क्राइब एनी टू लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने स्टैटिस्टिक्स की दो लिमिटेशंस बतानी है। अब ये क्या है, इट रिजल्ट इट डज नॉट डील विद द सिंगल, इट डज नॉट डील विद द सिंगल वैल्यू, इट टेक्निक अप्लाइड अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। याद रखना है कि स्टैट्स जो है डील करता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज के साथ। मैं आपको क्लास में भी बताती रही हूँ, सिंगल वैल्यू की इसमें कोई वर्थ नहीं है। मैं एक ही वजह से उसका आई कलर, हेयर कलर, उसका हाइट, उसका वेट सब कुछ पूछ लूँ, लेकिन उसकी वर्थ नहीं होगी
इट डील्स विद ग्रुप ऑफ वैल्यूज। मैं सारे बच्चों का वेट पूछ लूँ, सारी क्लास का हाइट पूछ लूँ, सारी क्लास के मार्क्स पूछ लूँ, ये चीज इसमें मैटर करती होगी। ठीक है, अगला है इट रिजल्ट्स आर वैलिड ऑन द एवरेज एंड गिव एस्टिमेटेड वैल्यू। यानी कि इसके रिजल्ट जो होते हैं ऑन द एवरेज सही होते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू देते हैं, 100% श्योर नहीं होते हम। अभी आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आप देखोगे हमने वहाँ पे रिग्रेशन पढ़ेंगे तो उस रिग्रेशन मॉडल में एक एरर टर्म आएगी। मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल में यही आपका डिफरेंस होता है कि मैथमेटिकल में एग्जैक्ट वैल्यू आती है, स्टैटिस्टिकल में हमारे पास एरर टर्म हमेशा इन्वॉल्व रहता है कि हम 100% श्योर नहीं होते, इसमें ऑन द एवरेज बताते हैं। ठीक है, जो भी चीज होती है वो क्या करते हैं, हम ऑन द एवरेज बताते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये सिंगल वैल्यू के साथ डील नहीं करता, ये इसकी लिमिटेशंस होगी। ये लिमिटेशंस आपने देख लेंगे, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद आता है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो अभी ऊपर हमने यूजेस देखे उसी तरह से हम उसको इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, वही उसी को। स्टैटिस्टिकल डाटा फ्रॉम ऑल द बेसिस पॉलिसीज फ्रॉम, यानी कि क्या होता है, बेसिस फ्रॉम करते हैं पॉलिसीज बनाने के लिए। और द होल स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक। अब आप चाहे तो आपने ये दो याद कर लिए होंगे ना, आप इन्हीं को हर जगह पे लिखते रहें। आपकी चलें अब देखते हैं, अब आपको रिकॉर्डिंग में आ जाएगी अगर कोई मसला भी किसी के साथ हुआ तो। अब यहाँ पे आता है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, इसको मैंने बड़ा आपको कहा था इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हर बोर्ड में गुजरावाला, भावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, रावलपिंडी, साहिवाल, सब बोर्ड्स में आया हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डिफाइन डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, ये हमने कल जब एमसीक्यूज को डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वो जिसमें जिसको हम काउंट कर सकते हो, ऐसा वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकते हो, जिसमें जंप्स आते हैं, जो होल नंबर होता है, वो सारा हमारा क्या कहलाता है हमारे पास बेसिकली डिस्क्रीट वेरिएबल। उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको कहा था जरूर देनी है, जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर हो गया, नंबर ऑफ नंबर ऑफ गोल्स मेड बाय अ फुटबॉल प्लेयर, या फिर नंबर ऑफ हाउसेज इन अ स्ट्रीट, जो भी आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल, नंबर ऑफ बुक्स हो गया, नंबर ऑफ चेयर्स हो गया। तो आप ये डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं, इसको आपने जरूर लिखना है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस वेरिएबल। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक ही उसमें आ जाते हैं, कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, तो दोनों के दरमियान में आपने डिफरेंस करके लिखना होगा। अच्छा, अब आता है डिफाइन कंटिन्यूस वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट टेक्स मेजरेबल वैल्यूज। अभी उस दिन भी मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज में कि जो डिस्क्रीट होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, जो कंटिन्यूस होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, continuous variable. A variable that takes measurable values is called continuous variable. For example, ages of a children, height of a students, blood pressure of patients, temperature, ये सब चीजें किसकी एग्जांपल्स हैं, कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल्स हैं। आगे आता है डिफाइन वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान में डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है, अलग से भी आ सकता है और ऐसे भी पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या, a characteristic that varies from individual to individual in the population is called variable, जैसे कि एज एंड हाइट, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आता है डिफाइन क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, a variable that can not be measured numerically is called qualitative variable। जैसे कि मैंने कह दिया आपका आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ऐसी चीजें जो होती है हमारे पास, क्वालिटीज हो गई, ये सारी हमारे पास क्या कहते हैं, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है ये क्या कहलाती है हमारे पास, क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, या फिर किसी भी चीज के लेवल्स हो गए, तो आप इसमें से कह सकते हो इंटेलिजेंस के लेवल, ये सब चीजें हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था उनको यहाँ पे उन्होंने कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस की। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक। क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार क्लास में बताती रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्लुएंशियल में क्या होता है, the branch of statistics that deals with drawing inferences about population is on the basis of sample is called inferential statistics। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास जो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव है और इंफरेंशियल दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन भी आ सकती है और सेपरेट सेपरेट भी आ सकती है। आपको दिसंबर टेस्ट में मैंने जब दिया था उसमें भी मैंने दिया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है।
इसके बाद आता है डिफाइन प्रोसीजर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे आपने इसको पहले डिफाइन कर जी दिया। ट्रांसलेट के पास। इसमें क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे हमने डाटा को कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है, ये सारी चीजें हमारी डिस्क्रिप्टिव में आती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब हमने दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताना है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, बाय प्राइमरी डाटा वी मीन द रॉ डाटा which has just been collected from the source and has not gone through any kind of statistical treatment। वो डाटा जो हमारे पास, हम जो अभी कलेक्ट करते हैं, जिसपे हमने कोई भी अप्लाई ना किया, उसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया था, इसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, वो डाटा जिसको हम ऑलरेडी हैड बीन कलेक्टेड, ठीक है, बाय समवन, और उसको कोई ना कोई इस पे सॉर्टिंग टेबुलेशन, कोई ना कोई हमने स्टैटिस्टिकल जो है ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट हैंड डाटा को हम कहते हैं प्राइमरी, और सेकंड हैंड डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ये तो इन दोनों की डेफिनेशन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी आ सकती हैं। यहाँ पे वो कहते हैं डिफाइन प्राइमरी डाटा एंड गिव इट्स डिफरेंट सोर्सेज। आपसे उन्होंने ये एक सिंगल डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, और उसके सोर्सेज के नाम भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन बता दी, और उसके बाद उन्होंने सोर्सेज बता दिया। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या ऑब्जर्वेशन, थ्रू न्यूमरेटर्स, थ्रू क्वेश्चनर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू सोशल सोर्सेज, ठीक है, लोकल सोर्सेज। ये सारे हमारे पास सोर्सेज हैं प्राइमरी डाटा के। आपको मैंने पेपर में दिया भी था दिसंबर टेस्ट में कि सेकंड डाटा के सोर्सेज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना है। यहाँ पे पहले दोबारा से सेकंड डाटा की डेफिनेशन आ गई, बार बार देखो रिपीट हो रही है चीजें। अब ये 2021 में हॉट बोर्ड में आया हुआ है, मतलब ये चीजें बार बार आने वाली हैं, ये है ही नहीं कि कोई आप इन चीजों को स्किप कर सकें। स्किप नहीं करना है आपने। अब आता है इसके बाद व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब इसके सोर्सेज बता देने आपने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी आया हुआ था लास्ट ईयर में, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी बने हुए होते हैं। रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, ये सारे सोर्सेज हमारे हो जाएंगे सेकेंडरी डाटा से। ठीक है, आपने इनको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद आता है नरेट एनी टू सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। हमारे पास पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो यहाँ पे कोई दो सोर्सेज के नाम भी पूछ सकते हैं, और इन जनरलाइज फॉर्म भी कह सकते हैं। राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, या फिर आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि दो बताएं या तीन बताएं। तो ये सारा हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। नो लॉन्ग क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर इन प्रीवियस बोर्ड्स पेपर। यानी कि पास पेपर में हमारे पास कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया चैप्टर 1 से। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हमारे पास क्या होगा, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ्स, जो चार्ट, सब चीजें पढ़ी थी, वो हमारे सेकंड चैप्टर में आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल देयर इज नीड टू डैश कलेक्टेड डाटा। क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना। सबसे पहले डाटा को, इंफॉर्मेशन को देखो क्या होता है, जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सैंपल से, हमने हमें क्या होता है, क्या जरूरत होती है, सबसे पहले डाटा को ऑर्गेनाइज करें, समराइज करें, और बोथ दोनों चीजें बेसिकली कर रहे होते हैं हम। ठीक है, ऑर्गेनाइज और समराइज दोनों काम कर रहे होते हैं हम। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, द नंबर ऑफ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इज 4। हम जो क्लासिफिकेशन है उसको चार, मतलब उसमें डिवाइड करते हैं, उसकी चार वो है बेसिस। इसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये एक तरह से देखो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ गया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की टाइप्स को पूछ लिया उन्होंने। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस को उन्होंने एमसीक्यूज को कवर किया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद आता है टेबुलेशन क्या होता है। अब द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम्स में हम डाटा को अरेंज करते हैं, तो वो टेबुलेशन कहलाती है। और हम जो है डिफरेंट क्लासेस में अगर कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। याद रखना, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इसमें हम रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग, और इसमें हम क्लासेस बना लेते हैं, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, द पार्ट ऑफ द टेबल कंटेनिंग कॉलम कैप्शन इज कॉल्ड बॉक्स हेड। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू देखो बना हुआ है, और इस तरह से कभी कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज बॉक्स हेड। तो क्या होता है, कॉलम की हेडिंग को हम क्या कहते हैं, बॉक्स हेड। इसके बाद आता है पार्ट ऑफ द टेबल कंटेनिंग रो कैप्शन। रो कैप्शन क्या होता है, इसको हम सब भी कहते हैं। ठीक है, रो कैप्शन का मतलब जो बेसिकली रो की हेडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, रो कैप्शन। जो कॉलम की हेडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कैप्शन। और दूसरा नाम क्या होता है, बॉक्स हेड, और इसका स्टब।
नेक्स्ट आता है हेडिंग्स फॉर डिफरेंट कॉलम्स। कॉलम्स की डिफरेंट हेडिंग्स इन अ टेबल इज कॉल्ड कॉलम कैप्शंस। अभी देखो ये पहले इसका से पूछ ले कॉलम कैप्शन क्या होता है, अब यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि डिफरेंट हेडिंग्स जो कॉलम की होती है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रो कैप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टब। ये दोबारा से देखो चीजें रिपीट हो रही हैं आपको, ताकि बार बार रिवाइज करने से चीजें फिंगर टिप्स पे हो जाए। अच्छा, इसके बाद आता है प्रीफैक्टरी नोट इज गिवन आफ्टर द टाइटल। जो प्रीफैक्टरी नोट होता है वो हमेशा किसके बाद आता है, टाइटल के बाद आता है। जब हमने इसको डिटेल में पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे टाइटल आ गया तो प्रीफैक्टरी नोट यहाँ पे करके आ जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके तो बहुत ज्यादा मतलब बने हुए होते हैं एमसीक्यूज। when classes are 50 to 54, 55 to 59 इस तरह से दी हुई है। व्हाट इज द क्लास इंटरवल। अब इसका क्लास इंटरवल क्या है ये बताएं। अब यहाँ पे देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं कि कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से लिख के बताती हूँ आपको। ये है हमारे पास 50 से लेके चल रही है क्लास हमारी 54, मैं उसको कॉलम के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्लास है मेरी 55, और 55 के साथ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 59। अगली मेरी क्लास आ जाएगी, मैं लिखूँ ना लिखूँ यहाँ पे 60 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा। लेट्स सपोज मैंने निकालना है इसमें अपना एज क्लास इंटरवल, तो मैं क्या करूंगी, दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो वो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है 5। अब कुछ लोग इस तरह से भी निकाल लेते हैं कि इस दोनों को कंसेक्टिव इस तरह से वो कर दिया, वो हम नहीं लेते। आपने याद रखना है ये गलत तरीका है कि आप इन दोनों इस तरह से ले रहे होते हो अपर और लोअर को, ऐसे नहीं लेना। या दो कंसेक्टिव आप लोअर ले रहे होगे, या दो कंसेक्टिव आप अपर ले रहे होगे, इस तरह से निकालोगे हमेशा इंटरवल। अब देखो मैंने बता दिया दो लोअर की कोडिंग, अगर मैं अपर की कोडिंग करती हूँ तो दो में अपर को भी डिफरेंस ले लूंगी। क्या करना है, दोनों अपर का डिफरेंस लूंगी। 59 में से 54 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो क्लास इंटरवल लेने का तरीका क्या है, दो कंसेक्टिव आप लोअर ले लें या दो कंसेक्टिव आप अपर ले लें। ये नहीं कर सकते आपके लोअर में से अपर को माइनस कर दिया, अपर में से लोअर को माइनस कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्लास इंटरवल हमेशा आपने दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में लेना होगा, ठीक है। और ये हमने बेसिकली मीडियन में और इसमें काफी यूज भी किए हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बच्चों को ये भूल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। अगला है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं डिफरेंस आप ले रहे हो अपर एंड लोअर में, अब जहाँ पे दो कंसेक्टिव के दरमियान में लेना है, इस तरह से नहीं आपने लेना। अब देखो अगर आप इस तरह से ले रहे हो, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 54, और यहाँ पे आ जाएगा 55, और यहाँ पे आ जाएगा 60। अगर मैं इन दो के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस लूंगी तो वो मेरा जस्ट होगा, मैंने क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए लेना होता है, ठीक है। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपको पता है ना, आप इस तरह से दो क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस लिया, 2 पे डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आएगी उसको लोअर साइड पे माइनस करते गए और अपर साइड पे ऐड करते गए, इस तरह से बनती है हमारी ये। अब यहाँ पे जो बेसिकली आपने यहाँ पे डिफरेंस लेना है, दो लोअर्स के दरमियान में लेंगे या दो अपर्स के दरमियान में लेंगे, उसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ये नहीं करना कि एक लोअर ले लिया और एक अपर ले लिया, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन अ क्लास। ये हमारी बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जो है, क्लास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, ये हमारी बुक में भी गिवन थी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जो किसी भी क्लास के सामने फॉल कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी। अगला है द मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप। 5.5 और 7.5 इसका मिड पॉइंट बताना है, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया, 2 पे डिवाइड। 7.5 में 5.5 को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 13, और 13 को 2 पे डिवाइड किया तो बन जाता है 6.5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट। नेक्स्ट इन क्लास 60 एंड 70 द लोअर लिमिट इज। अब हमने बताना है कि लोअर लिमिट क्या है, हमें पता है ये लोअर लिमिट होती है पहली वैल्यू, और दूसरी क्या होता है अपर लिमिट होती है। तो ये लोअर लिमिट हमारे पास 60 है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ। स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी एफ से करते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से करते हैं। if in a certain data range is 1000 and the number of classes are 20, then the class interval will be। तो class interval क्या होगा, अगर रेंज हमारे पास हो जाए 1000, क्लासेस हो जाए 20, तो हम कैसे लेंगे, एज कैसे निकालेंगे। एज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर ओवर सी। क्या होता है, आर ओवर सी। रेंज हमारे पास 1000 है तो हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे।
1000 डिवाइडेड बाई 20। अब 2 जो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 सा, ये आ जाएगा 50। बेसिकली 50 हमारा क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, आर ओवर सी करके। तो हमें सी ये गिवन है, आर ये गिवन, के भी कह सकते हैं इसको, के भी कुछ लोग के कह लेते हैं, कुछ सी कह लेते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने आर ओवर सी करके किया तो हमारे पास आ रही है वैल्यू 50। इस तरह से हम अपना क्लास इंटरवल निकालेंगे। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के। आगे आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेली शीट। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी को बनाते हैं टेली बार से, टेली बार आप बना लेते हो, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं हम फ्रीक्वेंसी में। द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड क्लास मार्क। पता है आपको, मैंने भी बताया, लोअर प्लस अपर को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास क्या बनता है, क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट। इसके बाद आता है in the given classes 1 to 6 7 to 12 the size of class interval। अब यहाँ पे size of class interval क्या होगा, जैसे कि देखो लिखा हुआ है 1 to 6, मैं नीचे 7 लिख देती हूँ, 7 से 12। क्या करना है, दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस, 1 से 7 के दरमियान में डिफरेंस लेंगे तो 6 बनता है, 12 से 6 के दरमियान में डिफरेंस करते हैं तो वो भी 6 बनता है। तो बेसिकली हमारा साइज ऑफ इंटरवल क्या है, 6 है। ठीक है, दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस को हम कहते हैं क्लास इंटरवल, और वो आ गया हमारे पास 6। नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। ये हमने भी पीछे भी देखा है, तो ये क्या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इफ there are no gaps between upper and lower value of the class next class such classes are called class boundaries। ठीक है, अब ये आपको पता है ना, क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास कोई वो नहीं, जैसे कि लेट्स सपोज चल रहा है 5 से 10, तो अगला हमारे पास होगा 10 से 15, उससे अगली हमारे पास लेट्स सपोज हो जाएगी 15 से 20, यानी कि कोई वैल्यूज में चेंज आ ही नहीं रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब इस तरह से हो रहा होता है हमारे पास कि जो है आपके लोअर और अपर में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। और क्लास लिमिट्स में, जैसे कि ये ऊपर हमने देखा, क्लास लिमिट्स में क्या होता है, डिफरेंस आता है, एक प्रीवियस वैल्यू आती है। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ ये मिड पॉइंट कहलाता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसको क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट कहते हैं। अब आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 1। हमें पता है टोटल फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास पता है ना आपको, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आपने अब ये प्रैक्टिकल्स किए हैं तो आपको क्लियर हो गया। एक तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम भी क्या होता है, 1 होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, ये भी चीज याद रखनी है हमेशा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। इसका अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है इसका। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमेशा इंक्रीज करता है, क्यों, पहली वैल्यू तो सेकंड वैल्यू मतलब इसमें से ऐड करके नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करके आप बनाते हो, तो लास्ट में आपके टोटल आ जाता है। तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग बिहेवियर होता है इसमें। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा जी, अब उसके बाद आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल उसमें आता है, आपको पता है कि जो है फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में डाटा आता है आमतौर पर। अब आता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें आता है टोटल एंगल ऑफ अ पाई चार्ट इज 360। आपको पता है ना इसका टोटल एरिया कितना होता है, 360। देखो लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ, डिफरेंट बोर्ड्स में आया हुआ है। द ग्राफ ऑफ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड ओगिव। ओगिव, कुछ लोग इसको उजाइव भी पढ़ते हैं, कुछ ओगिव पढ़ते हैं, तो मैं तो इसको ओगिव पढ़ती हूँ, आपने जो पढ़ना है पढ़ लें, लेकिन आपको पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो भी ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं ओगिव। सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, वो आपको आप पढ़ोगे आगे जाके, पोलिनोमियल होगा या फिर हिस्टोग्राम होगा, कुछ भी होगा। लेकिन जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना होगा तो उसको हम कहते हैं ओके। अच्छा, इसके बाद आता है पाई डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई डायग्राम को। ग्राफ ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप। ठीक है, सिमेट्रिकल डाटा जो होता है उसकी हम उसको शेप को प्रेजेंट करते हैं बेल शेप से। A graph between midpoints and frequencies is known as frequency polygon। ठीक है, मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में होता है, उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, कुछ लोग इस पे गलत टिक कर देते हैं, वो इसको हिस्टोग्राम पढ़ा हुआ तो यहाँ पे हिस्टोग्राम कर देंगे। हालांकि मैंने आपको बताया टाइम सीरीज का ग्राफ होता है हिस्टोरी, हिस्ट्री से निकला है हिस्टोरिक ग्राम,
और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो होता है वो कहलाता है हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ हिस्टोग्राम कहलाता है, और ये हिस्टोरीग्राम। ठीक है। टाइम सीरीज का जो ग्राफ होगा उसको हम कहते हैं हिस्टोरीग्राम, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। इसके बाद आता है इन हिस्टोग्राम अलोंग एक्स एक्सिस वी टेक, हम जो देखिए जैसे कि ये बना रहे हैं अपना हिस्टोग्राम, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, क्लास बाउंड्रीज ले रहे होते हैं, पता है ना आपको, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज ले रहे होते हैं, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास बाउंड्रीज। इसके बाद आता है एन ओगिव इज़ाम, अभी ऊपर हमने पढ़ा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है, ये देखिए 28 वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है वो ओगिव कहलाता है। यहाँ पे पूछ लिया ओगिव क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ या पॉलीगॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओगिव कहते हैं। ओगिव या ओजाइव आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आता है डाटा विच हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे डाटा, यानी कि कोई डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई चीज होगी तो उसको हम कहते हैं अरे, यानी कि अरेंज किया हुआ डाटा है ये। A chart in which adjacent rectangle are used is called histogram। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन ये आपकी बुक में ये भी लिखी हुई है, और वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी लिखी है, तो आपने इसको देख लेना, हिस्टोग्राम कहलाता है। A graph of frequency distribution is a histogram। ठीक है, लेकिन रिपीट हो रही होती है चीजें। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े एक ही बात है, उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं, और हिस्टोग्राम को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो है सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज भी आपके हो गए। अब जो है नेक्स्ट हमने करना है इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, तो आप ये जो सारे जो है रिपीट कीजिएगा, इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारे आपने एमसीक्यूज को देखना है, और जो पिछले चैप्टर के आपकी शॉर्ट क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के उनको भी अच्छी तरीके से आपने कर लेना है। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।